नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज हमारे ऑफिस स्वदेश न्यूज़ में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। एक यूथ आइकॉन है और एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। एक्टर हैं, सिंगर हैं, कविताओं पढ़ने का शौक है, सोशल वर्कर हैं। चलिए हम आज इन्हीं से बातचीत करते हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ आकाश सिंह राजपूत जी से। आकाश जी, आपका स्वदेश न्यूज़ के चैनल में और हमारे इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मुक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबकी बात के साथ आपकी बात सुनने को आज तैयार हूँ। हम आपकी बात सुनेंगे जी। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी हैं, इतना कुछ करते हैं, एक्टिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं। इतना कुछ कैसे कर लेते हैं और क्यों करते हैं? जी वैसे तो कुछ नहीं करता हूँ, करता बस ये हूँ कि प्रयास करता हूँ। एक कोशिश रहती है कि आज के युवाओं में इंस्पायर करने की, लोगों तक अपना मैसेज देने की। समाज सेवा जो है वो मुझे अपने विरासत में मिली है, तो मैं लोगों की सेवा करता हूँ। कलाकारी जो है वो मेरा शौक़ रहा है, तो मैं उसे निभाता हूँ। सिंगिंग ऐसी है कि कभी यूं ही बाथरूम में गुनगुना लेता हूँ तो वो भी अच्छा लगता है, तो कभी गुनगुना देता हूँ। उसके अलावा पढ़ाई मेरा शौक़ रहा है, मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, तो उसमें शायरियाँ पढ़ लेता हूँ या कुछ पोएम्स अच्छी लगती हैं तो वो कर लेता हूँ। बाकी आपका बढ़प्पन है जो आपने इस तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस किया। नहीं, मुझे अच्छा लगा कि जनरली लोग अपने आप को एक दायरे में बांध लेते हैं। अगर वो एक्टिंग करते हैं तो फिर एक्टिंग ही करते हैं, लेकिन आपने अपने आप को सीमित नहीं किया है। मतलब आप एक उड़ रहे हैं, आकाश है और आप उड़ रहे हैं। आकाश आपका नाम भी है, उसको आप सार्थक कर रहे हैं कि आप उड़ान भर रहे हैं। आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, भा रही है, उसको आप कर रहे हैं। तो ये एक आजकल के यूथ को भी प्रेरणा लेना चाहिए कि जो उन्हें पसंद हो उसे करने की कोशिश करें और अपने आप को एक सीमा में न बांधें। बात करते हैं आश्रम 3 की। अभी इन दिनों चर्चा का विषय है। न जाने कितने मिलियन व्यूज़ अभी तक आ गए, क्योंकि 1 और 2 को भी बहुत व्यूज़ मिले थे। आपका रोल अहम है उसमें। थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्योंकि भोपाल में ही उसकी शूटिंग हुई है। जी, आश्रम जो है वो एक बहुत ही अच्छी और गंभीर वेब सीरीज़ है। इसका नाम एक बदनाम आश्रम है। ये उन लोगों को बयां करती है, उन धर्म गुरुओं को बताती है जो धर्म गुरु इस धर्म और आस्था का खिलवाड़ करके लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, लोगों की आस्था का फ़ायदा उठाते हैं। उनके ऊपर हमारे निर्देशक प्रकाश झा जी ने पर्दा डाला है, क्योंकि वो समाज के मुद्दों को हमेशा दिखाते हैं, चाहे वो आरक्षण हो, सत्याग्रह हो, राजनीति हो, और ऐसी कई उन्होंने फिल्में करी हैं जो बहुत डीपली स्टडी करके बनाई जाती हैं। और कुछ ऐसा नहीं है कि वो अलग से प्रस्तुत करते हैं। ऐसे कुछ धर्म गुरु हैं, मैं बाबाओं को खुद मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हर बाबा बुरा होता है, क्योंकि मैं भी धार्मिक प्रकृति का आदमी हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। मेरी माताजी पूजा पाठ करती हैं, मेरे पिताजी पूजा पाठ करते हैं। मैं स्वयं गुरुओं को मानता हूँ। देव प्रभाकर शास्त्री जी, दद्दा जी मेरे गुरुजी हैं। आशुतोष राणा जी हैं, वो मेरे एक्टिंग गुरु हैं। तो सबसे सीख लेता हूँ। लेकिन कुछ गुरु जो होते हैं वो लोगों का ज़रा सा फ़ायदा उठाकर लोगों से छल कपट करके उनके साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं, या कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिन्हें वो समाज के सामने नहीं बता पाते। तो प्रकाश झा जो सर हैं, उन्होंने इसी के बारे में डीप पर्दा डाला है। उसमें मैं तिनका सिंह हैं, जो ऐसे सिंगर्स होते हैं, सुपर पॉप स्टार्स होते हैं, उनका जो बाबा हैं, जो हमारे बॉबी देओल सर ने निभाया है, उन्होंने उनको अपनी शरण में लिया ताकि युवाओं को प्रेरित कर सकें। उन्हीं तिनका सिंह का मैनेजर मैं रहता हूं, क्योंकि तिनका सिंह जी थोड़े से जो हैं वो नशे में रहते हैं उस वेब सीरीज़ में, तो मैं उनका थोड़ा कंट्रोल करके थोड़ा बाबा की हेल्प करता हूं। तो बहुत ही अच्छी जर्नी रही है आश्रम 3 की, और इसे करीबन 100 करोड़ लोगों ने देखा है। ये अभी तक हाईएस्ट OTT प्लेटफॉर्म पे देखा जाने वाला ऐसा सीरीज़ है। ये MX प्लेयर पे है, आप चाहें तो इसे फ्री सब्सक्राइब करके कभी भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या एक्टिंग का करियर सीरियसली परस्यू करेंगे?
जी जब कोरोना का दौर आया तो कोरोना के दौर के बाद मैंने 1.5 साल पोरस किया था। इसके पहले सोनी पे जो आता था, उसके बाद वो एक डेली सोप था। सीरियल में ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगा मुझे जकड़ लिया गया और मैं साल भर 1.5 साल भर वो रोल करता रहा। तब मुझे ये पता चला कि मैं एक रोल में बनना नहीं चाहता। एक रोल किसी सीरियल, मतलब सीरियल से उठकर मैं वेब सीरीज़ या फिल्म करना चाहता हूँ। तो सीरियसली परस्यू नहीं होता है, ये मेरा शौक है। और शौक और पैशन ऐसा है कि जब आपका भी कोई शौक होगा, जब आप यहाँ से घर जाती होंगी तो आप खाना बनाती होंगी या बच्चे को खिलाते होंगे या गिटार बजाती होंगी, तो हर एक का एक शौक होता है। तो इसी शौक में मुझे अगर कुछ ऑफर आ जाता है किसी अच्छे निर्देशक द्वारा या कुछ अच्छी स्क्रिप्ट हो तो मैं कर लेता हूँ। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये मेरी जीवन और मृत्यु का सवाल है, ये ऐसा है कि मेरा शौक है। मुझे आज भी सीरियल्स के ऑफर आते हैं, लेकिन मैं हर जगह नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं पर्टिकुलरली अब देख लेता हूँ कि मुझे क्या करना है, किन के साथ काम करना है, तो उनके साथ मैं काम करके अपना जो बचपन का एक अनुभव है वो जी लेता हूँ। पिक एंड चूज है। एक अभी आप को हमने आपका गाना भी सुना था, एक नया गाना भी आपका आने वाला है, तो ये भी एक आपके पर्सनालिटी का रूप है? जी क्योंकि जब मैं कलाकारी से, कोरोना का एक ऐसा दौर आया जिसमें मेरी 2 फिल्में साइन हो चुकी थी, जिसमें सलमान खान प्रोडक्शन की फिल्म भी थी और टी सीरीज़ के साथ भी एक फिल्म थी। लेकिन वो फिल्में, क्योंकि कोरोना काल का ऐसा महामारी थी कि उस टाइम हमें नहीं पता था कि इससे फिल्में और प्रोडक्शन हाउस सब बंद हो जाएंगे। तो वो ऐसा समय था कि मैंने इतनी मेहनत करके उन फिल्मों को हासिल किया और एकदम से सपना चूर चूर हो गया। तो उसी दौरान फिर बहुत लोगों के केसेस, सीरियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तब ऐसी महामारी का समय था, तो मैं वापस आया और वापस आके कुछ ऐसे पल जब लगता है कि अब कलाकारी तो पता नहीं कब चालू होगी कि नहीं, तो उसी दौरान मैंने जब सुबह सुबह वॉक करने जाता था तो एक धुन मेरे दिमाग में चलती रहती थी। उस धुन को मैं प्रयास करता था कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, लोग फेसबुक चलाते हैं, क्योंकि हम भी अपने सारे मैसेजेस जो लोगों तक पहुंचा रहे थे वो फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से पहुंचा रहे थे। तो इसी माध्यम को देखते हुए मैंने एक गाना बनाया। उस दौरान जो मैंने गाना अपने मित्रों के साथ बैठ के बनाया था, तो वो एक दिन में ही हम लोग साथ में बैठे और उस गाने को आकार दे दिया। अब उस पे धुन जानी थी, तो धुन के लिए हमने एक और म्यूज़िक आर्टिस्ट के पास, आदित्य कुमार जी हैं, उनके साथ में बैठा। उस पे म्यूज़िक पे हर दिन हम लोग फ़ोन पे बात करते करते कि कुछ और म्यूज़िक ऐड करो, कुछ और म्यूज़िक ऐड करो, और धीरे धीरे वो गाना थोड़ा सा अच्छा बन गया। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही सफल बन गया, क्योंकि उसको जज करना मेरा काम नहीं है, वो दर्शकों का काम है। तो उस गाने को हम लोगों ने मेल कर दिया, हर जगह, तमाम जगहों पर मेल कर दिया इस कोरोना के 1 साल के बीच। और अब मुझे कुछ दिनों पहले एक प्रोडक्शन से फ़ोन आया है जिन्होंने मेरा गाना पसंद किया और वो इस गाने को करने के इच्छुक हैं, क्योंकि आज का सोशल बहुत ज़्यादा ओवरकम करता है हर चीज़ को, और इसी विषय में गाना है, तो लोगों को पसंद आया और जल्दी मैं उसकी शूटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने कोरोना की बात की, तो मुझे ध्यान है कोरोना आपके परिवार वालों ने भी आपको रोका था, क्योंकि कोरोना का जब फर्स्ट समय किसी को पता नहीं था कि ये क्या है और इसके क्या रेपरकशंस हैं, लेकिन आप घर से निकल पड़े, आप जगह जगह गए, आपने बांटा, डॉक्टर्स की मदद की, मतलब आप पूरे वक्त फील्ड में थे। उस समय क्या थॉट आपके अंदर चल रहा था? क्योंकि उस समय जब लोग दहशत में थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, शायद परिवार वाले भी एक दूसरे को से डिस्टेंस बना, लेकिन आप नहीं माने और आप सड़कों पे थे। जी, क्योंकि मैं ध्यान करता हूँ, क्योंकि मैं गीता भी पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं समाज सेवा भी करता हूँ, तो लोगों के दुख दर्द से जुड़ा हूँ। और जब भी ऐसी आपत्ति या कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें लोगों को समस्या बढ़ती है, मैं ये नहीं कहता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं इंसान के रूप में इंसान की मदद करना चाहता हूँ।
अगर तुम अपना जी के सामने वाले के कुछ काम आ जाओ या दूसरे इंसान के काम आ जाओ, तो आप अपने जीवन में सक्सेस और सफल बन चुके हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए सक्षम है। जब ऐसी महामारी आई तो मैंने वो दौर भी देखा कि जो फंसे हुए थे कहीं दूर, कोई बनारस में फंसा हुआ था, कोई दूसरी जगह बैंगलोर में फंसा हुआ था, दिल्ली में फंसा हुआ था, ऐसे मजदूरों को बना रहे थे कि हमें यहाँ से निकाल लीजिए, हम लोग को नौकरी से निकाल दिया गया है, अब यहाँ पे कोई हम लोग को गाड़ी भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। उस टाइम हमारे पिताजी भी थे और वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में लोगों को निकालने का काम किया। उन्होंने अपना हाथ बटाया। मैं ये नहीं कहता कि वो ऑन फील्ड नहीं थे, ही वॉज इन द फील्ड, वो पीछे से मेरी मदद कर रहे थे, मुझे साहस दे रहे थे, लेकिन मेरी क्योंकि करने की आदत बहुत ज़्यादा है, जब मैं निकल जाता हूं तो मैं भूल जा कि इस रणभूमि में मुझे कुछ होगा कि नहीं, और मैं निकल। तो मेरा प्रयास था कि लोग जो भूखे हैं, जिनको परेशानी आ रही है, जिनको खाने परेशानी है, जो बहुत गरीब परिवार से हैं, उनकी मदद करने के लिए मैं कुछ आऊँ, जो मैंने कुछ कमाया है अपनी मेहनत से, वो लोगों की सेवा में दूँ। तो मैं उनके लिए राशन की सुविधा करवा रहा था, ऐसे गरीबों को और कहीं कहीं से लोगों को निकाल के यहाँ पहुँचा रहा था। ऐसी कुछ मदद हमारे डॉक्टर हेल्प कर रहा था, ग्लव्स बांट के, वेपराइजर दे के, सैनिटाइजर दे के उनके घर मैं प्रयास कर रहा था कि पूरी सेवा उनको दी जाए। इसी बीच मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई से ऐसा डिस्कशन हुआ कि हमारा एक ज्ञानवीर समिति है, उस समिति के रूप में हमारे 2 कॉलेजेस हैं, उन दोनों को हमने कोरोना सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया और सारे बेड्स वगैरह लगा के, उसमें फैंस लगा के एक कॉरिडोर टाइप का बनाया। काफ़ी डॉक्टर्स से बात करके ऐसा माहौल क्रिएट किया कि हम यहाँ पे लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि गांव का आदमी शहर नहीं जा सकता अपने इलाज के लिए, और ऑलरेडी बहुत बेड्स ऑक्यूपाई थे कि लोगों को ऑक्सीजन और सिलेंडर्स की मारा मारी चल रही थी। मैं भगवान से ऐसी गुजारिश करता हूँ कि ऐसी स्थिति ना आए कि लोग ऐसे मरने की स्थिति में रहें जहाँ पे डॉक्टर्स भी उपलब्ध ना हो सकें। वो दिन याद आता है तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे कई लोग, भाई लोग की मृत्यु हो गई उस समय, और ऐसे हमारे कोरोना सेंटर करीबन 400 से 500 जानें बच पाई हैं। तो काफ़ी खुशी आज ये देखकर कि हम उस समय में लोगों के काम आ सके। जब लोग अपने घरों के टीवी देख रहे थे, तब हम रणभूमि में वहां पर लड़के एक कोरोना के रूप में लोगों की सेवा कर रहे थे। उस चीज़ के लिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। बिल्कुल, बहुत अच्छी है। और मैं जब दर्शक ये बात सुनेंगे तो मुझे लगता है आगे कभी कोई ऐसी विषम परिस्थिति होगी तो लोग अपने घर में न बाहर निकल के लोगों की सेवा करेंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। उसके साथ मैं एक चीज़ और पूछूंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी पढ़ाई सिंधिया स्कूल में हुई है, फिर आपने क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ा। टेंडेंसी होती है यंग लोगों की, जो क्षम होते हैं, वो विदेश निकल जाते हैं, सोचते हैं कि आगे की पढ़ाई हम विदेश से, जो कैपेबल होते हैं, अच्छे होते हैं पढ़ने में और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फाइनेंशियली साउंड होते निकल जाते हैं। लेकिन आपने यहाँ भी एक चुना, आप सागर गए और आपने सागर में पढ़ाई की। ये एक बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं एक आपने जिसको कहते हैं अपने एक्शन के थ्रू आप एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे होंगे युवाओं को, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं मेरी पढ़ाई को, और हमारे परिवार में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ ऐसा पढ़ाई के लिए आपकी हेल्प नहीं मिलती। मेरे पिताजी ने कभी मेरी पढ़ाई में, मेरे करियर में कभी मेरी मदद नहीं करी। उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि अगर बचपन में ही मुझे जुगाड़, सोर्स, इन सब शब्दों का चल जाता तो शायद मैं उतनी मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। तो कहीं पिताजी आपको बचपन में इतना मजबूत बना देते हैं कि आप अपने इरादे पर और हौसलों पर खुद ही बुलंद होकर निकलें। तो मेरे पिताजी का क्योंकि बचपन एक अहम चीज़ होती है आदमी के बनने के लिए, तब उन्होंने मुझे शौचागार के वातावरण में, वो समाज सेवा में व्यस्त थे। मेरी माताजी भी, सविता सिंह राजपूत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष थी उस समय।
तो उस समय की बात थी जब उन्होंने सोचा कि माता पिता जब दोनों रणभूमि में समाज सेवा के रूप में व्यस्त, उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो उन्होंने मुझे और हम सबको सिंधिया स्कूल भेज दिया। सिंधिया स्कूल क्योंकि एक बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ से 12th तक मैंने पढ़ाई करी है। वो काफ़ी अच्छा स्कूल है और इंडिया के टॉप में आता है। उसके बाद मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से शिक्षा ली है, वो नंबर 1 है बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में। वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट है कल्चर कि आपको फुल शर्ट, स्लीव्स, टाई, वेल कोम्ड, वेल ड्रेस्ड आना है। अगर आपके कपड़ों में थोड़ी सी भी फोल्ड होते हैं या आपके बाल क्रस्ड होते हैं तो वो आपको क्लास से निकालें। मैं ऐसे वातावरण में पढ़ के आया था। जब मैंने अपनी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी शिक्षा पूरी करी तो मुझे लगा कि जहाँ लोग पढ़ाई 3-4 घंटे के लिए कॉलेज में करते हैं, वहाँ सुबह 8 बजे से क्लास प्रारंभ हो, शाम को 6 बजे तक होती है, जिसमें 1 घंटे का ब्रेक मिलता है। एजुकेशन का एक्स्ट्रा डोज जो होता है, जैसे होता है एंटरटेनमेंट का डोज, वैसे मुझे एजू का डबल डोज मिल गया। तो पढ़ाई कुछ ऐसा लगा कि पढ़ते पढ़ते मुझे समझ आया जो पढ़ाई का कल्चर हमारा यहाँ पे मैंने सीख लिया है। तो मेरी इच्छा कि हमारे सागर में पढ़ाई क्या चल रही है। तो क्योंकि गौर यूनिवर्सिटी भी कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है, इस हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए हमारे वीर डॉक्टर सिंह गौर जी का हाथ है और वहाँ से बड़े बड़े धुरंधर पढ़े हुए हैं, चाहे वो हमारे पिताश्री हों, चाहे हमारे मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हों, चाहे हमारे तमाम ऐसे शख्सियत, चाहे आशुतोष राणा हो, राजपाल जी हों, गोविंद नामदेव जी हों। मुझे लगता था कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ हो वहाँ की मिट्टी की खुशबू अलग आती है, वहाँ का अनुभव अलग होता है। तो मैं चाहता था ये देखना कि वहाँ के एजुकेशन में हम कैसे अपनी भूमिका निभाकर वहाँ के लोगों को निखार सकते हैं। तो वही मेरा प्रयास था। मैं देखना चाहता था कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। ये मैंने चुना कि मैं अपनी हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से शिक्षा करूं। आई एम श्योर इससे जो है एक बहुत एक सार्थक मैसेज भी गया होगा युवाओं के ऊपर। आपके अगर जैसे आप बता रहे हैं, आपके फादर की अगर हम बात कर, एक वो बहुत टावरिंग पर्सनालिटी है, मतलब केवल पर्सनालिटी में ही नहीं, बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, कद्दावर नेता हैं, सालों से जो है वो लोगों से जुड़े रहे हैं। जाहिर तौर पे वो आपके रोल मॉडल रहे होंगे या हैं, बट के अलावा उनसे आपने क्या सीखा और उनके अलावा आपको लगता है कि आपके लाइफ में और कौन रोल मॉडल है? मुक्ता जी, बहुत अच्छी बात आपने करी। एक आदमी, एक शख्सियत देख के, और अधिकतर लोग अपने पिता को ही देख के बेटा उनसे सीखता है। तो बचपन से ही मैं अपने पिताजी का आया हूँ, उनको देख के काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो क्योंकि मेहनत किए बिना किसी को कुछ हासिल नहीं होता, इसी मुकाम को देख के मैं उनसे सीखता था। आज वो सेल्फ मेड मैन है, उन्होंने खुद मेहनत करके अपना तमाम वजूद बनाया है और ऐसा आशीर्वाद और ऐसा प्यार लोगों ने उन्हें दिया है, इसके लिए भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। उन्हीं को देखकर मुझे लगता था कि ये जो चीज़ है वो उन्होंने चुनी है। इसके अलावा जो रोल मॉडल्स हैं मेरे, वो ज़िंदगी में और हकीकत ज़िंदगी में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी एक अपने आप में एक किताब है जिसको देखकर और आज का युवा सीखता है, जिसने मेहनत करके ज़मीनी स्तर पर बहाकर लोगों के बीच में चाय सुविधा और सेकर लोगों की जनसेवा करके, ऐसे संगठन में जुड़कर वहाँ पर साफ सफाई के ऐसी तमाम सीढ़ियों से चढ़ के जब परिपक्वता हासिल करता है तो उसका रिजल्ट जो है वो आप आज देख सकती हैं होता है। ऐसे ही जब मैं इन लोगों को और इन तमाम शख्सियत को आसपास देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब मेहनत आदमी करता है और जो ज़मीन से जुड़ा होकर हर चीज़ सीखता है तो उसका अनुभव ज़्यादा अच्छा होता है। इसी का किस्सा जो आपने मुझसे बात पूछी है कि मैं जब मुंबई गया था तो वहाँ
मेरा प्रयास था कि मुझे तमाम सुविधाएं ना दी जाएं। उस टाइम मेरे पिताजी विधायक थे, मैं लेकिन चाहता कि उनका मुझे सपोर्ट ना मिले, क्योंकि मैं चाहता था मैं खुद अपनी मेहनत से कर गुजरूं। तो मैं 6 लोगों के बीच में एक कमरे उनके साथ बेड शेयर करता था। एक ही बाथरूम थी, 6 लोग थे, और इसको बारे में माताजी को नहीं पता था। पिताजी और मेरे बारे में बीच ये बात थी कि इसको माताजी तक नहीं ले जाया जाए, नहीं तो वो देखती तो उन्हें बहुत परेशानी हो जाती। तो लोकल बसेस में मैं ट्रैवल करता था, लोकल ट्रेन्स में मैं ट्रैवल करता था, ऑटो में पैसे बचाता था, ऑटो में पैसे बचा के मैं चाय पी लूँ, पानी पी लूँ, ये प्रयास रहता था। नुक्कड़ों पे बैठ के लोगों की चर्चाएं सुनता था। तो ऐसा अनुभव आपको मिलता है तो आदमी अपने आप में स्वयं निखर जाता है, उसको तमाम चीज़ों का एक थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है। अगर मेरे को ऐश और आराम मिलता, मेरे कमरे में चम्मच होती चांदी की और मुझे एसी मिलता, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं मेहनत करके इस कलाकार या फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाता। तो मैंने मुंबई में सबसे पहले वो जगह चुनी जहाँ मुझे एसी ना, क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत गर्म रहता है। तो मैं चाहता था कि वो गर्मी में मैं पसीना बहाता रहूँ। ये पसीना जब आता था तो मुझे मुस्कुराहट होती थी, चलो लगता है ये मेहनत का पसीना अभी से गिरना चालू हो गया है। तो घर में एसी नहीं था, मैंने कूलर भी नहीं लगवाया था, केवल एक पंखा था, मैं 6 लोग हवा लेते थे, बस यही था। ये भी एक बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत इंस्पायरिंग बात है जो आपने कही, क्योंकि आप जो है कह सकते हैं यू आर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। उसके बावजूद आपके अंदर, आपके फीट को हम देखें ज़मीन पे पाँव हैं, और आप चाहते हैं कि आप खुद से स्ट्रगल करें और जो चीज़ें वो खुद अपनी मेहनत से आप उसको हासिल करें। एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी है आपके बारे में, आप लगातार जो है यूथ को स्पोर्ट्स से कनेक्ट कर रहे हैं। आपने क्रिकेट का महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया, अभी आपने कबड्डी भी ऑर्गेनाइज किया, तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा? मानसिक रूप से आज हर हमारे युवाओं के माता पिता जो हैं वो चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़े। बच्चे को पढ़ाई का इतना तनाव दे देते हैं कि बच्चा खुद अपने डिप्रेशन में जा रहा है। आज का हमारा युवा जो है वो बढ़ते सोशल मीडिया है। आज हम सारे तमाम गेम्स जो हैं वो सिर्फ टक 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 मोबाइल में लगे रहते हैं। फुटबॉल भी मोबाइल पे चलता है, क्रिकेट भी मोबाइल पे चलता है, पबजी खेल रहे थे एक समय, आपने देखा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा पबजी वाले हैं कि क्या खेल रहे हैं। और उसी वजह से वो में एक बैठने का वो हैबिट ऑफ लेजीनेस वो हमारा कहीं ना कहीं युवा अडेप्ट कर रहा था, क्योंकि पढ़ाई तो आप बैठ के कर ही रहे थे। अब स्पोर्ट्स बचा था, जो हम बचपन में थे तो हम लोग बाहर जाते थे खेलने के लिए, उस टाइम मोबाइल कीपैड वाले आते थे, और क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में था वहाँ तो हमारे पास मोबाइल भी नहीं थे। तो हमारा प्रयास था कि जो मोबाइल जोन लाइफ जो लोगों की चल रही है, इससे निकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं, जो हमारे खेल हैं जो हमेशा से चलते आए हैं। इस बीच में क्रिकेट टूर्नामेंट में हमने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भाग लें, और जब उन्होंने भाग लिया तो विश्व रिकॉर्ड बन गया। ऐसे ही चला था कि मैं यूं ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथे गए और कारवां बनता गया। इस विषय में मुझे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे एविएशन मिनिस्टर महाराज ज्योति सिंधिया जी ने सम्मानित किया, और इसके लिए बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद कबड्डी ऐसा था जो हमारा पुराना स्पोर्ट्स था, हमारा ज़मीनी स्तर का प्राथमिक और पौराणिक खेल। इस खेल को जीवित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज ऐसी चीज़ें होती हैं कि इतने नए खेल आ जाते हैं कि हम अपने पुराने और ज़मीनी स्तर के भारत की परंपरा से जुड़े हुए हमारे खेल को भूल जाते हैं। तो हम चाहते थे कि इस खेल को भी जिंदा किया जाए, और कबड्डी टूर्नामेंट हुआ। इसमें भी 200 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत बेहतरीन कबड्डी टूर्नामेंट हुआ। साथ ही साथ हम भाग दौड़ कंपटीशन भी कराते हैं, जो स्वामी विवेकानंद जयंती पर रन यूथ कार्यक्रम है जो हर साल मैं ऑर्गेनाइज करता हूं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं रनिंग के लिए। मैं चाहता हूं कि आज का युवा भाग दौड़ और एक्टिव रहे, मानसिक तनाव को छोड़ के हर तरीके से प्रसन्न रहे। जी, बहुत आपका इंटरव्यू के कई ऐसी बातें हैं जो मैं भी सोच रही हूँ काफ़ी इंस्पायरिंग है।
हो सकता है मैं भी कुछ अमल करूं, भले एक्टिंग ना कर पाऊं, गाना आपका ना कर। बड़प्पन है। हाँ। और आप ऐसी जो आपकी मुस्कुराहट है उसके उससे भी आप बहुत लोगों को मोटिवेट करती हैं, जैसा कि मैं आपको देख के मोटिवेट हो रहा हूँ। जैसा आपका स्वभाव है, बड़ा बड़प्पन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आकाश जी, एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँ। देखिए, आप फिल्मी दुनिया से कनेक्टेड हैं, पॉलिटिकल फैमिली भी है, उसके बावजूद अगर कह सकते हैं कि एक्टर्स की लाइफ थोड़ी कलरफुल तो होती है, पर्सनालिटी भी कलरफुल रहती, उसके बावजूद आपने बुंदेलखंड में जाकर माता पिता की इच्छा से आपने शादी की, और शादी ऐसी कि जिसमें आपने सभी को इंक्लूड किया, आपके क्षेत्र के सभी लोगों को आपने इंक्लूड किया। तो ये क्या थॉट प्रोसेस? जी, थॉट प्रोसेस ये है कि आपका बेस जो है वो बचपन बन जाता है। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा इतना प्रेम दिया कि मुझे लगा कि उनके मन से ही मैं शादी करूं। मेरा ख्याल ऐसा नहीं आया कि मैं अपना जीवन साथी खुद चुनूं। मुझे भरोसा है मेरे माता पिता पे कि जो वो मेरे लिए चुनते वो बहुत अच्छा होता। और खुशकिस्मती है कि मुझे अच्छा ही जीवन साथी मिला है मेरे जीवन में। नंदिका सिंह परमार जी हैं जो मेरे जीवन में आई हैं अभी। और बुंदेली कल्चर, क्योंकि वो भी पन्ना से हैं, और हम जो है वो पूरे सागर को परिवार ही मानते हैं। ऐसा हमारा प्रयास था कि शादी में सब लोग सम्मिलित हो सकें, क्योंकि वो भी अपने सुख दुख में हमें अपने कार्ड देते हैं, हमें याद करते हैं। इसी तरह हमारा भी प्रयास था कि हमारे पूरे परिवार की एक राय थी कि ऐसी शादी जाए जिसमें हमारा पूरा सागर परिवार सम्मिलित हो सके और सब लोग इकट्ठे एंजॉय कर सके। तो इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं, इसलिए 5 से 6 भागों में बांटकर अलग अलग जगह बुंदेली कल्चर में पुराने नगाड़े राई बजाकर, जिस तरीके से हमारा बुंदेली कल्चर है उस हिसाब से शादी हुई और लोगों ने काफ़ी इसे एंजॉय किया। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके केंद्रीय नेता और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ऐसे प्रहलाद पटेल जी, काफ़ी दिग्गज नेता ने यहाँ पर दस्तक देकर मुझे जो आशीर्वाद दिया है और लोगों ने आकर मुझे जो प्रेम दिया है, उसके मैं तहे दिल से सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आकाश जी बुंदेलखंड से हैं, तो बुंदेलखंड के युवाओं को बुंदेलखंड की लैंग्वेज में क्या आप संदेश देना चाहेंगे, और अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दे तो क्या कहने? जी, का है हमारे ते बुंदेलखंडी और हमारी जो बोली शैली है बा बुंदेलखंडी हम लोगों से सुनत ऐसी सीख गए हैं। उनकी संगे जब सुख दुख में अपन जाते हैं सुबह बोलते हैं हेठ। अबे जो हम बात कर रहे हैं वह ऐसी बोलते हैं कि हम आए थे का होते एड़ो मेड़ो नहीं चलत कि आप ज़्यादा घुमा फिरा के बातें करो। सो हम आए थे सीधे काय बड्डे कहाँ से आ रहे, आप बैठो और कहाँ, आजकल मिला ही नहीं रहे। तो हम और एक दूसरे से मिलत हैं। और एक बहुत अच्छा गाना है जो हमें अच्छा लगता है, जो हम सुनाता हैं, हमारे बुंदेली से हमेशा जुड़ो भाव है। वो है कि नैना बंद लागे रहियो, चोली बंद लागे रहियो, नैना बंद लागे रहियो रे, चोली बंद लागे रहियो। अरे पीपल को पत्ता उठत नहीं आए, न डुक की बीवी उठत नहीं आ। अरे मार मार लटिया चढ़ाई घटिया, ऊपर से सरक पड़े मताई बिटिया, नैना बंद लागे रहियो रे, चोली बंद लागे रही। क्या बात है आकाश जी, क्या बात है, बहुत खूब। ये मैं ही बनाया है ये गाना, ये हमारा प्रचलित बुंदेलखंड का पुराना सॉन्ग है, तो किसी जज्बातों को ठेस पहुंची उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चूंकि आप भी कविता पढ़ते हैं, जी कुछ लाइंस हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी, अब आपने कह ही दिया है तो एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। ये काफ़ी बार लोग सुना चुके हैं, लेकिन कुछ दौर ऐसा भी आया था जब हर एक आदमी को अपने जीवन में टेस्ट देना पड़ता है। तो ये कविता है कृष्ण की चेतावनी, तो रामधारी दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। इसमें कृष्ण जो हैं, भगवान कृष्ण,
वो कौरवों के पास आते हैं, और ये महाभारत के उस समय का रण का समय चल रहा होता है। तो वो चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि इस युद्ध को रोक दिया जाए। हम कौरवों से वो समझाने की आखिरी प्रयास करते हैं। तो तब कृष्ण जी जाते हैं कौरवों से बात करने के लिए। तो उसका जो ये पूरी व्याख्या है, ये पूरा रामधारी सिंह दिनकर जी ने आज के युग को बताने के लिए लिखा है, और काफ़ी प्यारी ये कविता है। ये तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधू धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, और भाग न निश्चित दिन सोता है, देखें देखें आगे क्या होता है। बिल्कुल, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमाग पर को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समा ले न चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध उसे सहने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, मान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा आद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन अब बांध मुझे। बस ऐसी ही कुछ कविता है, ये बहुत लंबी है। शानदार, ये बहुत शानदार एक लाइन है। देखिए आगे क्या होता है। तो मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगी, इतने मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, आगे क्या होगा, आगे और क्या करेंगे? जी इसको भी मैं चंद पंक्तियों में ही कह देता हूं कि मुझ में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में रमा यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन कर ले, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बिल्कुल नहीं, हम तो हमारी शुभकामनाएं साथ है, और वाकई में आप इतना कुछ कर रहे हैं तो जरूर आप आगे कुछ न कुछ और अच्छा करके ही जाएंगे। आकाश जी, आप स्वदेश न्यूज के ऑफिस आए, आपने इतनी अच्छी बातचीत की, इतनी इंस्पायरिंग बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज का। मैं सभी दर्शकों से बहुत बहुत, मेरा उनके लिए बहुत प्यार है। आपसे ये चाहता हूँ कि कुछ बन पाएं जीवन में या ना बन पाएं, अपने माता पिता की सेवा, अच्छे इंसान के रूप में जरूर कुछ अच्छा करिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, आपका बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस एपिसोड में इतना ही। आगे हम एक बार फिर मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।